कहानी 70 की शुरुआत एक रहस्यमयी जंगल से होती है जहां जादुई जीवों और परियों की दुनिया बसी हुई है। इसी जंगल में लगभग 10 साल की एक नन्ही परी रहती है जिसका नाम मलेफिसेंट है। उसके सिर पर सुंदर सींग और पीठ पर बड़े बड़े पंख होते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जंगल में बिताई होती है और इंसानों की दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती। उसके लिए यही जंगल उसका घर और पूरी दुनिया है। एक दिन जंगल में घूमते समय उसकी मुलाकात लगभग उसकी ही उम्र के एक लड़के से होती है। मलेफिसेंट उससे पूछती है कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया। लड़का बताता है कि वह पास के राज्य से आया है और उसे जंगल में एक चमकता हुआ रत्न देखा था जिसे उसने उठा लिया। मलेफिसेंट उसे समझाती है कि वह इस जंगल में गई है और उसे वापस ले ले। इसके बाद वह उस लड़के को जंगल की सीमा तक छोड़ने जाती है। जाते जाते लड़का उससे दोस्ती करने की बात करता है और कहता है कि अगर वह फिर कभी यहाँ आए तो क्या वे साथ खेल सकते हैं। मलेफिसेंट हल्की मुस्कान के साथ हामी भर देती है, लेकिन उसे चेतावनी भी देती है कि ये जंगल आम इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। जब दोनों हाथ मिलाते हैं तो मलेफिसेंट को अचानक तेज जलन महसूस होती है। वह देखती है कि लड़के ने लोहे की अंगूठी पहन रखी है। तब वह बताती है कि लोहे से परियों को चोट पहुंचती है, इसलिए अगली बार वह इसे पहनकर ना आए। समय बीतता जाता है और दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। लड़का अक्सर जंगल आता है और दोनों साथ में खेलते हैं। कई साल गुजरने के बाद दोनों लगभग 16 साल के हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए खास भावनाएं महसूस करने लगते हैं। मलेफिसेंट को विश्वास हो जाता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इंसानों में लालच भी होता है। उसे लड़के की एक पुरानी बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि बड़ा होकर वह अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बनाएगा और आसपास की जमीनों पर अधिकार करेगा। उस समय मलेफिसेंट ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ समय बाद इंसानों का राजा अपनी सेना लेकर जादुई जंगल पर हमला करने पहुंचता है। मलेफिसेंट पूरे साहस के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और अपनी सेना को जंगल में घुसने का आदेश दे देता है। जैसे ही सैनिक अंदर बढ़ते हैं, जंगल के जादुई जीव उन पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते राजा की सेना बुरी तरह हार जाती है और सभी सैनिक जान बचाकर भाग निकलते हैं। राजा भी घायल अवस्था में अपने महल लौट आता है। अब वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका होता है। वह अपने दरबार में घोषणा करता है कि जो भी मलेफिसेंट को खत्म करेगा उसे वह अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और राजकुमारी से उसका विवाह करा देगा। तभी दरबार में मौजूद एक युवक आगे आता है। यह वही लड़का होता है जो बचपन में मलेफिसेंट का सबसे अच्छा दोस्त था। उसका नाम स्टीफन है। कई वर्षों बाद स्टीफन फिर से जंगल में पहुंचता है। मलेफिसेंट उसे देखकर खुश हो जाती है और शिकायत करती है कि वह इतने सालों तक उससे मिलने क्यों नहीं आया। स्टीफन माफी मांगता है और कहता है कि वह राजमहल के कामों में व्यस्त था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं भुलाया। वह यह भी कहता है कि राजा उसकी जान लेना चाहता है, इसलिए वह उसे सावधान करने आया है। मलेफिसेंट बिना किसी शक के उसकी बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन स्टीफन के मन में दोस्ती नहीं बल्कि सत्ता पाने की इच्छा होती है। वह चालाकी से उसे नशीला पेय पिला देता है, जिससे मलेफिसेंट गहरी नींद में चली जाती है। स्टीफन उसे मारने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता, लेकिन उसके पंख काटकर अपने साथ ले जाता है। जब मलेफिसेंट की आंख खुलती है तो वह खुद को बिना पंखों के देखकर टूट जाती है। दर्द और विश्वासघात दोनों उसे अंदर तक झकझोर देते हैं। दूसरी ओर स्टीफन अटे हुए पंख राजा के सामने पेश करता है। राजा यह मान लेता है कि मलेफिसेंट अब खत्म हो चुकी है और अपने वादे के अनुसार स्टीफन को नया राजा घोषित कर देता है। इधर मलेफिसेंट दुख और गुस्से में अकेली जंगल में भटक रही होती है। तभी वह एक शिकारी को एक कौवे पर हमला करते हुए देखती है। वह तुरंत अपनी जादुई शक्ति से कौवे को बचाकर इंसानी रूप दे देती है। वह व्यक्ति उसका आभार व्यक्त करता है और हमेशा उसकी सेवा करने की कसम खाता है। मलेफिसेंट उसका नाम डायवल रखती है और वह आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। डायवल की मदद से मलेफिसेंट को पता चलता है
कि स्टीफन ने केवल राजा बनने के लालच में उसके साथ विश्वासघात किया था। इसके बाद उसका इंसानों पर से पूरा भरोसा उठ जाता है। कुछ समय बाद स्टीफन की शादी राजकुमारी से हो जाती है और उनके घर एक बेटी जन्म लेती है। पूरे राज्य में जश्न का माहौल होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मलेफिसेंट भी महल पहुंचती है। वो है नवजात राजकुमारी को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन फिर एक ऐसा श्राप देती है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देता है। वो कहती है कि जब ये राजकुमारी 16 वर्ष की होगी तब उसके हाथ में चरखे की सुई चुभेगी और वो गहरी नींद में चली जाएगी। श्राप सुनते ही स्टीफन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मलेफिसेंट के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा मेरी मासूम बेटी को मत दो, उसका कोई कसूर नहीं है। मलेफिसेंट ठंडे लेकिन दर्द से भरे स्वर में जवाब देती है, मैं भी कभी एक मासूम लड़की थी। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? उसके दिल में सालों पुराना विश्वासघात अब भी जिंदा था। हालांकि वो एक उम्मीद भी छोड़ देती है। वो कहती है, अगर अरोरा को उसके 16वें जन्मदिन से पहले उसका सच्चा प्यार मिल गया तो शायद ये श्राप टूट सकता है। ये सुनकर स्टीफन घबरा जाता है। वो तुरंत 3 परियों को बुलाता है और आदेश देता है कि वे अरोरा को राज्य से बहुत दूर ले जाए। जब तक वो 16 साल की ना हो जाए उसे महल वापस नहीं लाना, वरना श्राप सच हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन अपनी विशाल सेना के साथ जादुई जंगल पर कब्जा करने निकल पड़ता है। लेकिन मलेफिसेंट पहले ही अपने शक्तिशाली जादू से पूरे जंगल के चारों ओर ऐसी सुरक्षा बना चुकी थी जिसे कोई इंसान पार नहीं कर सकता था। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी अरोरा 3 परियों के साथ जंगल से दूर एक शांत जगह पर पलने लगी। मलेफिसेंट को हमेशा पता रहता था कि अरोरा कहाँ है। एक दिन वो उसे डराने के इरादे से उसके सामने पहुंचती है, लेकिन अरोरा रोने के बजाय खिलखिलाकर हंसने लगती है। उस मासूम मुस्कान ने मलेफिसेंट के दिल की कठोरता को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। तीनों परियां अरोरा की देखभाल तो करती थीं, लेकिन अक्सर लापरवाही कर बैठती थीं। कई बार अरोरा मुश्किल में फंस जाती और हर बार छिपकर मलेफिसेंट ही उसकी जान बचाती। कभी वो उसे ऊंचाई से गिरने से बचाती तो कभी किसी और खतरे से सुरक्षित निकाल लेती। समय तेजी से बीतता गया और अरोरा अब 15 साल की हो चुकी थी। उसके 16वें जन्मदिन में केवल 1 साल बाकी था। एक दिन तीनों परियां उसे जंगल की सीमा के पास ले जाती है। वहां खड़ी विशाल लकड़ियों और रहस्यमयी सीमा को देखकर अरोरा के मन में सवाल उठता है कि आखिर इस दुनिया के बाहर क्या है। जिज्ञासा उसे सीमा तक खींच ले जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो जोश से आवाज लगाती है, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ ही पल बाद मलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। उसे देखते ही अरोरा मुस्कुराते हुए कहती है, आप तो वही हैं, मेरी फेरी गॉडमदर। बचपन से आप हमेशा मेरे आसपास थी। आपने मेरा ख्याल रखा, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? और आपका वो कौवा भी मुझे बहुत पसंद है। अरोरा की मासूम बातें सुनकर मलेफिसेंट के चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान आ जाती है। अब उसके मन में अरोरा के लिए ममता जाग चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी दी हुई बद्दुआ इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वे माँ बेटी की तरह साथ समय बिताने लगती है। एक रात जब अरोरा गहरी नींद में होती है, मलेफिसेंट चुपके से उसके पास आती है और अपने जादू से श्राप वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि इतने वर्षों पहले दिया गया श्राप अब पलटा नहीं जा सकता। ये सच्चाई उसे अंदर तक तोड़ देती है। अब उसके पास केवल एक ही उम्मीद बचती है कि अरोरा को समय रहते उसका सच्चा प्यार मिल जाए और उसी के चुंबन से ये श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगली सुबह दोनों जंगल में साथ घूम रही होती है। दोस्तों, इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही शानदार फिल्मों की आसान हिंदी में कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।